हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ से बन सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप घबराइए मत, बस इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। और आज ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट क्लास है और इसमें हम सारे आज क्वेश्चन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए भाई क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके मिड पॉइंट्स डी ई एंड एफ है। आपसे कहा गया, आपको गिवन है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स डी ई एंड एफ। डी ई एफ के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जो कि इस तरीके से हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालें। तो इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि कैसे आपसे क्या क्वेश्चन दिया गया। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, मिड पॉइंट है डी यहाँ, ई यहाँ, एफ मिड पॉइंट यहाँ पर है। अब आपको हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें अप्लाई करनी होगी, जब भी आकर हम यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया। हमने लिखा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं थे तो हमने उन्हें मान लिया, लेट कर लिया x1, y1। इसी तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माने, लेट किया x2, y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी को हमने लेट किया x3, y3। हमें क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डी, डी के मिड पॉइंट 5, ई के मिड पॉइंट 6, 5 एंड एफ के मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 3 है। फिर हमने लिखा यहाँ क्वेश्चन में, देखिए भाई, बी है और सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। बी और सी का मिड पॉइंट डी है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं इसी नंबर्स के बीच में। तो हमने लिखा सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, x2। यानी कि जो थ्योरम होती है, मैंने इस थ्योरम का फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया कि क्या क्या आएगा। तो ए x1 है, y1 है, x1 x2 x1 x2 है, तो इनसे x कोऑर्डिनेट का सम का, x कोऑर्डिनेट का सम को 2 से डिवाइड करो, y कोऑर्डिनेट्स का सम को 2 से डिवाइड करें। मिड पॉइंट हमारा क्या डी है, डी के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है। हमने फिर क्या किया, इसके बाद कंपैरिजन किया, कंपेयरिंग किया तो x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की इक्वल किया तो यहाँ पे हमारे सामने क्या गया, x2 प्लस क्या आ गया, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 में, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। फिर हमने बाई कोऑर्डिनेट्स का कंपैरिजन किया तो ये 1 के इक्वल होगा, तो लिखा y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। फिर से यहाँ से हम 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो यहाँ क्या होगा, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर हमने इसे सेकंड मान। अभी हमारी कुछ और इक्वेशंस बनेंगी, तब जाके हमें फाइनली इन्हें सिंप्लीफाई करना हो, तब जाके हमारा आंसर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं इसे पूरा इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है, आंसर हमारा काफी बड़ा है, इसलिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अभी हमने डी के है मिड पॉइंट से ना, अब हमने बात करते हैं इस वाले मिड पॉइंट की। ई मिड पॉइंट है हमारा ए सी का, तो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लेट सिंस E is the midpoint of E is the midpoint of AC, तो अब क्या हो जाएगा, बाय मिड, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दें, A1 प्लस A2 अपॉन 2 कॉमा ब्रैकेट क्लोज B1 प्लस B2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने A1 B1 के फॉर्म में। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, 5 है। बाकी A1 के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 हो जाएगा, x1 प्लस x3 को डिवाइड करेंगे 2 से, कैसे आया देखो, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे यहाँ क्या गया, x1 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक इसी तरीके से B1, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट्स क्या है इसका, y1
प्लस B2 क्या है, यहाँ ये वाला बाई कोऑर्डिनेट क्या है, बाई 3, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो x1 प्लस x3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 6 जा 12। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक, इसी तरीके से नाउ क्या आ जाएगा, y1 प्लस y3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट्स कितना है 5। यहाँ से आगे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 5 जा 10। इक्वेशन नंबर 4 बन गई कि नहीं भाई। हमारे सामने 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो बाकी हम इस जगह को भी इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें जगह बहुत चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर से लिखेंगे हम क्या, सिंस अभी हमारा क्या लगे f, सिंस f इज द मिड पॉइंट ऑफ, f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे a1 प्लस a2 अपॉन 2 कॉमा b1 प्लस b2 अपॉन 2। मिड पॉइंट क्या, f के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,3 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, a1 क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा यहाँ के कोऑर्डिनेट b1 बाई, यहाँ क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करो तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या आएगा 0। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी ना। हाँ, इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी 5, क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। चलो भाई आगे बात करते हैं। इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है, गुड, इक्वेशंस बन गई हैं तो हमें इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आगे इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, आगे बाई कोऑर्डिनेट्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट्स 3 है तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज इस 2 का इस 3 के साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इन 6 इक्वेशंस की हेल्प से हमें x1 x2 y1 y2 x3 y3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है इन इक्वेशंस को, आप किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास टास्क है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से अगर आप एक भी चीज़ की वैल्यू निकालते गए तो आप बाकी सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। चलो भाई, तो हमें अब स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट्स। तो देखो भाई, हमारे लिए सबसे आसान काम यहाँ से बनना है। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 से x1 की वैल्यू लिखें, x1 की वैल्यू को हम निकालें यहाँ से, या x2 की वैल्यू को निकाल लें यहाँ से, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से x2 इज इक्वल्स टू, x1 को साइड ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस की x1 हो जाएगी। अब x2 इज इक्वल्स टू माइनस का x1 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x2 इज इक्वल्स टू माइनस का x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट
फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x2 की जगह यहाँ रखेंगे, तो x2 की जगह क्या जाएगा माइनस का x1 प्लस का x3 इज इक्वल टू में 10। इसे नई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 7 बन गई, इक्वेशन नंबर सॉरी हाँ 7। अब देखो भाई इक्वेशन नंबर 7 बन गई। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 3 x1 प्लस x3 x1 माइनस x3। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल यानी कि x3 की वैल्यू निकल रही, तो अब हम क्या लिखेंगे एडिंग, भाई बहुत सावधानी का काम है ये, एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 7 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं। आप बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं लिख के दे रहा हूँ पूरा, x1 प्लस x3 प्लस कर रहे हैं तो माइनस का x1 प्लस का x3 इज इक्वल टू यहाँ कितना दिया है 12 प्लस 10। सिंप्लीफाई करेंगे भाई, x1 से x1 कैंसिल आउट, हो जाएगा कितना x3 और x3 को ऐड करेंगे 2x3 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 22, तो यहाँ से x3 कितना हो जाएगा 22/2, 2 से डिवाइड करेंगे 11, x3 की वैल्यू कितनी आ गई 11। देखो भाई x3 की वैल्यू आ गई, अब x1 x2 हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी की अब हम सभी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। ये तो भाई आपका अलग काम है, इसको मत लिखना, ठीक है। x3 की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल के आ गई। अब आप x3 की वैल्यू को क्या करेंगे, आप चाहे x3 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, 3 में रखोगे तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी x1 की वैल्यू मिलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये लिखना नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इतना सब कुछ लिखिए क्योंकि कहानी अभी और जाने वाली है, इसीलिए हमें थोड़ा और को निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें आगे चलना है। x3 की वैल्यू हमारे पास 11 निकल के आ गई। x3 की वैल्यू को हम क्या करेंगे x इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग, आगे नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x3 इज इक्वल्स टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हमारी x1 प्लस x3, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई x1 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से x1 कितना आ जाएगा 12 माइनस 11, x1 की वैल्यू आ गई 1। चलो भाई x1 भी 1 निकल के आएगा, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग x1 इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर x1 प्लस x2 हमारा कितना है, इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट करें, x1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 हो गई। तो हमारे पास x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आ गई, कितनी की तीनों की वैल्यू आ गई कि नहीं, यस आपने कहा से बिल्कुल आ गई। चलो भाई अब हमें ऐसे ही ठीक इसी तरीके से y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको निकाल लेंगे x1 आ गया बाई, x2 आ गया -1 और x3 आ गई 11, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है y1 y2 y3, कैसे निकालेंगे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस को देखिए y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ तो देखो भाई किसी भी एक इक्वेशन में से हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अगर हम y2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, तो अब आगे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल लो, y2 इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस y1, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y2 इज इक्वल टू 6 माइनस y1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड सब्सटीट्यूट करेंगे y2 की जगह 6 माइनस y1 आ गया प्लस y3 आ गया इज इक्वल टू में 2 है।
6 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट y1 माइनस का y1 प्लस y3 इज इक्व टू 6 को साइड ले गया माइनस का हो गया -6। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का y1 प्लस y3 इज इक्व टू माइनस का 4 हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 मानेंगे क्योंकि 7 हम इक्वेशन मान चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है, तब जाके हमारे पास y3 की वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ मैं माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी हम आगे करेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे दिख रहा है ना, जरा थोड़ा बता दीजिए मुझे, नीचे दिख रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स? यस, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज क्लियर। चलो भाई आगे सब कुछ क्लियर है, तो हम आगे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर, इन दोनों को ऐड करो माय स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? तो सिंपली मैं लिखूं डायरेक्ट y1 माइनस का वहाँ प्लस का, तो 2/3 इज इक्वल टू, ये समझ में आया कि नहीं? 2/3 कैसे आ गए हैं? 2/3 इज इक्वल टू 10 और ऐड कर रहे हैं माइनस का 4, तो यहाँ y3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन करेंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ से सीधा लिख लो ये, दिस इम्प्लाइज y3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6/2, 2 3 जा 6, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। y3 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर किसमें 4 में, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y3 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज y1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, y1 की वैल्यू भी आ गई। y1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y1 इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, y2 प्लस y3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में y2 y3 है। हाँ, y3 की वैल्यू लिखो भाई, सब्सटीट्यूटिंग y3 इज इक्वल टू 3, y2 प्लस y3 की जगह कितना आएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 2, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 3, y2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। देखो भाई y2 की वैल्यू आ गई, बाकी हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, सभी की वैल्यू आ गई, तो बस माय डियर स्टूडेंट्स कह देंगे हम फाइनली हेंस करके, क्या कह देंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C R। ए x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी आई 7, x2 की वैल्यू कितनी आई -1, y2 की वैल्यू कितनी आई -1 एंड x3 की वैल्यू कितनी आई 11, y3 की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर है। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बढ़िया है कि नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन था, आया मजा कि नहीं? बताओ जल्दी से, सच्ची बताना कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं। बस मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी, हमें कुछ नहीं करना था माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इतने अच्छे हैं कि उनमें स्टेटमेंट के अलावा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा है, सेम इसी की तरीके से करना है, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट होने को आ चुका है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को लेसन फर्स्ट के सारे जो मेरे नोट्स हैं मैं उसकी आपको PDF बना के आपको दे दूंगा, जिससे कि आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से घर बैठकर
मान लीजिए आपको बोर्ड पर सही नहीं दिखाई देता है, राइटिंग विजुअल नहीं है, तो आप घर बैठ के बढ़िया अपने बेहतरीन तरीके से अच्छे से नोट सुन के बना सकें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से आप इसे नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा है कि एक स्लाइड बोर्ड, पूरे बोर्ड पर सिर्फ क्वेश्चन का पूरा पार्ट ही आएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे दो पार्ट्स हैं, इसमें हम पहले पार्ट को कर रहे हैं, दूसरा पार्ट इससे भी बड़ा है इसलिए उसको लिखने में थोड़ा स्पेस चाहिए था, बट हम पहले क्वेश्चन के पार्ट को इतनी सी जगह में कर सकते हैं, इसलिए चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ आपको आंसर इसी में दिया गया है, बस आपको इसी ग्राफ पेपर में बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लिखा है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक शहर है उसके अंदर दो मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और जो सिटी का सेंटर है उस सेंटर पे वो दोनों एक दो रोड जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। आगे लिखा है these two roads are along the north south direction, यानी कि जो रोड है, एक रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। आगे लिखा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स, बाकी की और जो छोटी छोटी गलियां हैं स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी की, रन पैरेलल दीज रोड्स, और इन्हीं रोड के पैरेलल, यानी कि जैसे ये जा रही है उसी डायरेक्शन में छोटी छोटी रोड्स स्ट्रीट्स भी जा रही हैं। ठीक है, दीज आर देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 10, मतलब हर एक डायरेक्शन में, अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तो उसमें हमारी 10 स्ट्रीट्स हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तो उसमें भी 10 स्ट्रीट 10 रास्ते गए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्या कहा गया, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, आपको क्या कहना है, जो आपकी स्केल है आपको अपनी स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर की डिस्टेंस लेकर चलना है, यानी कि आपको जो ग्राफ बनाना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मानना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, देखो पहले में कायम मॉडल बनाना है सिटी का, जिसमें आपको क्या बताना है, अपनी नोटबुक में बनाइए, एंड रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन, और उस मॉडल में आप जो रोड या स्ट्रीट लाइन बना रहे हैं उस स्ट्रीट लाइन को आपको सिंगल एक लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर डायग्राम बनाना है कैसे। आपको कुछ इस तरीके से ये दिख रहा होगा। पहले तो ये बताइए क्या आप लोगों को ये डायग्राम, इसमें जो ग्राफ बना है वो साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो थोड़ा इस पर नज़र डालिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, लिखना है जो है वो मैं बताऊंगा, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे आपको डॉटेड पार्ट दिख रहा होगा बीच में, ये इसका डॉटेड पार्ट है, ये डॉटेड पार्ट का मतलब है सेंटर ऑफ द सिटी है। यहाँ से इसके जस्ट ऊपर मैंने 10 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की हैं और 10 हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ की हैं। आपको यहाँ पे मार्किंग दिख रही होगी, यहाँ दिख रही है रेड कलर के, रेड पेन से, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो डायरेक्शन का नाम दिया गया है, जहाँ से सेंटर है, ये सिटी का सेंटर है, तो यहाँ हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और वर्टिकल लाइन है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को देख रहे हैं। देखो भाई आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्लियर डायग्राम क्लियर है कि नहीं, बताओ फटाफट से, अच्छा लग रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। चलो भाई ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको घबराने नहीं, कुछ घबराने वाले, मैं कह रहा हूँ ना आज के नोट्स में आपको खुद दूंगा, आज पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसकी हेल्प से ही आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर नोट्स लिखिएगा। ठीक है, डायग्राम के लिए आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, उस पर आप बना लेना, बाकी जो मैं लिख रहा हूँ वो आप अपनी फेयर नोटबुक में अभी लिख सकते हैं। चलिए हमारे स्टूडेंट्स, ये तो हमें समझ में आएगी ग्राफ बनाना, लेकिन हमें इसमें क्या बताना है, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन है, हमें क्या गिवन है, इन्होंने कहा है देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, तो हमें क्या कहा 10 स्ट्रीट इन, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन है 10 स्ट्रीट्स इन, भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितनी है, 10 होंगी भाई, हर एक डायरेक्शन में 10 ही 10 तो है, तो हमने लिखा 10 स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 10 स्ट्रीट्स in east west direction, फाइनली हम कहेंगे hence the model will consist of, अब हमने जो मॉडल बनाया है कंसिस्ट ऑफ, हमने जो ग्राफ को, मैंने आपको ग्राफ दिखाया था,
उसमें 10 वर्टिकल लाइन थी और 10 हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो वो कंसिस्ट करेंगी क्या? फर्स्ट पॉइंट 10 वर्टिकल लाइन्स, 10 वर्टिकल लाइन्स टू पैरेलल, 10 वर्टिकल लाइन है जो किसकी पैरेलल है? जो पैरेलल है हमारी फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वर्टिकल लाइन हमारी जो है खड़ी हुई लाइन है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में 10 वर्टिकल लाइंस टू पैरेलल फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरा क्या है? दूसरी बात ये निकल के आई सर, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस टू पैरेलल सॉरी पैरेलल फॉर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बस भाई यही हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। समझ में आया बात की नहीं? कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ये बताना था कि कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो किसके पैरेलल है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। हमारी जो वर्टिकल 10 स्ट्रीट्स हैं वो किसके पैरेलल है? और साउथ के पैरेलल है। बाकी हमें ग्राफ पेपर बनाना था तो इसी तरीके से बनाना था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नोट करिए, फिर हम सेकेंड पार्ट को करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट सेकंड की। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि आखिर इसमें दिया क्या गया। तो लिखा है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल में हमें इंटरसेक्शन दिया गया। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। हर एक इंटरसेक्शन जो है वो 2 हमारी स्ट्रीट्स के मिलने से बना है, जो रन करती है, जिसमें एक स्ट्रीट कहाँ की हो जा रही? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हो जा रही, दूसरी स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हो जा रही। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हम हर एक स्ट्रीट के इंटरसेक्शन जहाँ पे 2 स्ट्रीट हमारी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही, उस स्ट्रीट को हम कुछ इस तरीके से नाम देते हैं। किस तरीके से नाम देते हैं चलो देखते हैं। इन्होंने कहा इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इन्होंने कहा एक स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, सेकेंड स्ट्रीट, एंड फिफ्थ स्ट्रीट, 5वीं स्ट्रीट की बात चल रही इन द ईस्ट वेस्ट, 5वीं स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही वो मीट एट द सेम क्रॉसिंग, एक सेम क्रॉसिंग पे वो लोग मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन। उस इंटरसेक्शन को हम क्या कहेंगे? 2,5 कहेंगे। यूजिंग दिस कन्वेंशन, आपको जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया इसी तरीके के फॉर्म को अपनाते हुए आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4, 3। ऐसे कितने इंटरसेक्शन होंगे जिसे हम 4,3 कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4, और कितने ऐसे इंटरसेक्शन है जो हमें 3,4 को ही बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है, सिंपली है। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से सुनिएगा। सॉल्यूशन, तो लिखेंगे क्या? द स्ट्रीट intersection the street intersection is named by हम एक स्ट्रीट के इंटरसेक्शन को नेम देंगे जिसमें हम 2 नंबर लिखते हैं। एक तो हमारा आता है फर्स्ट नंबर, दूसरा हम लिखेंगे क्या? नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर। आता है कि नहीं? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है उस स्ट्रीट के हम नाम को क्या दे रहे हैं? तो इन्होंने दिया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट। क्या नाम दिया? हाँ, डायरेक्शन ही लिखा है ना, हाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कॉमा दूसरा क्या है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अरे भाई, इन्होंने जो इंटरसेक्शन दिया वो पहला वाला पॉइंट से होगा, पहला नंबर होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगा, दूसरा नंबर से होगा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को बताएगा।
विच मीन्स हमारे पास ये नंबर दिए गए इन्होंने 4,3 3,4। इसका मतलब क्या है? देयर सो 4 3 मीन्स 4 3 इंटरसेक्शन मीन्स 4 3 इंटरसेक्शन मीन्स फोर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फोर्थ स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड स्ट्रीट लिखो, थर्ड ईस्ट डायरेक्शन, थर्ड स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। भाई इसमें हमें जो इंटरसेक्शन दिया है 4 वाली जो यानी कि ये बता रहा है कि चौथी स्ट्रीट ऑफ किसकी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की चौथी स्ट्रीट। 3 का मतलब क्या हुआ? थर्ड स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हमने ये इसको मतलब बता दिया। फिर इसी तरीके से एंड 3 4 का मतलब क्या होगा? 3 4 का मतलब 3 4 इंटरसेक्शन मीन्स क्या हुआ? थर्ड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहले वाली क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा ए वाला क्या बता रहा है? पहली जो तीसरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट, और चौथी वाली क्या है? चौथी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की चौथी स्ट्रीट। जब ये मिलेंगी तो ये इंटरसेक्शन बनेगी। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अगर हम कहें कि नाउ only one north south street and one east west street can meet here। कहाँ मिलेंगी? यहाँ मिलेंगी। चलो भाई, इसको समझ में आया? यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक नॉर्थ स्ट्रीट और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट में जो होती है, जब वो मिलेंगी तो वो कहाँ मिल सकते हैं, हम उन्हें क्या कह सकते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लो, क्योंकि मुझे इसका आंसर 2-3 लाइनें और हैं, वो और लिखा नहीं है, वो हमारा तब जाके आंसर होगा। तो इसमें सिर्फ अभी हमने बताया कि 4-3 और 3-4 का मतलब क्या हुआ, और हमने बताया कि जब एक नॉर्थ साउथ स्ट्रीट की जो डायरेक्शन में जो स्ट्रीट है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट है, जब वो मिलेगी तो हम क्या कहेंगे उसे। क्योंकि हमसे पूछा गया हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड, तो 4-3 वाली कितनी होगी, 3-4 वाली कितनी होगी, हमें बताना है। तो भाई एक ही होगी 4 चौथी। भाई अगर आप ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चौथी स्ट्रीट एक ही रास्ता होगा। ऐसा तो नहीं कि उसकी बगल वाली जो आने वाली अगली होगी वो भी चौथी स्ट्रीट होगी, नहीं होगी ना, वो तो 5 भी हो जाएगी। तो हमारी एक ही होगी, तो हमें उसे नाम देना है, बस उसी को बताना है हमें। तो आप लोग इसे नोट कर लो, फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो पहले पार्ट का आंसर ओनली वन इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड एज 4-3। सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन ऐसा होगा जिसे हम क्या कह सकते हैं? 4-3 इंटरसेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था? भाई बी वाले में भी क्या होगा? एक ही होगी। भाई तीसरी स्ट्रीट कौन सी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक ही तो होगी। ऐसा तो नहीं कि हर स्ट्रीट तीसरी स्ट्रीट होगी, नहीं होगी ना। चौथी स्ट्रीट, अगर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चौथी स्ट्रीट की बात करें, चौथी गली की
फोर्थ नंबर गली नंबर 4 की बात करें तो गली नंबर 4 उसकी अगली वाली भी गली नंबर 4 ही कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी ना, अगली हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, ओनली वन इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक ही है, कॉल्ड एज 3/4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को करना है एंड क्वेश्चन नंबर 16। 2 क्वेश्चन और हैं और हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। पढ़िए, समझिए और बताइए कि क्या आपको समझने को आया है, सीखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 megapixels wide and 600 megapixels high. A circular icon of the radius 80 pixels. उसके अंदर एक सर्कल बना है जिसकी रेडियस 80 पिक्सल है। Is drawn with its center. इसके सेंटर से ड्रॉ किया जाता है। The points A is equals to 100 and 150. 100 और 150 के बीच में इसका जो सेंटर आएगा वहाँ से आप 80 जो सेंटर है, यानी कि 100 और 150 के बीच का सेंटर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका उसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट। समझना कैसे आएगा, इस बात को समझो भाई। जैसे ये मान लो ग्राफ बना है हमारा, ये हमारा क्या लिखा, ये हमारा मान लो यहाँ से ये हमारा 100 है और ये हमारा 200 है, नहीं ऐसे 50-50 का डिफरेंस लेते हैं। ये हमारा 50 है, ये 100 आया और ये हमारा 150 है। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, पॉइंट्स लेना है। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट में 100 है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बेस डिस्टेंस लेंगे 50, 100, 150, ठीक है। ये हमने डायरेक्शंस बना दी। अब आपसे क्या आ गया है, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप निकालेंगे 100 प्लस 150/2। ऐड करो इन दोनों को, कितना हो गया 250। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, यानी कि 125। तो इन दोनों के बीच में 125 कहाँ आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 100 ये है, सेंटर 100 और 150 के बीच में आएगा, इसका आधा ये हो गया। यहाँ से जाओ इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 100 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 100 कहाँ, ये आया। यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में जाओ, वाई कोऑर्डिनेट भले ही 150 है, लेकिन जो हमारा सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के लिए हमने निकाला ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, ये इसका सेंटर बनेगा। ये सेंटर बन गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस सेंटर को, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 80 सेंटीमीटर या 80 पिक्सल्स की रेडियस लगा के आपको लेना है। तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट के लिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 पिक्सल कर लीजिए। तो यहाँ से इसे सेंटर मानते हुए आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा के रेडियस लेके एक सर्कल बना लीजिएगा, एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आई बात। आगे लिखा है एनोदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस पिक्सल 100। एक और सर्किल है जिसकी रेडियस 100 पिक्सल है, इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट बी। 250 और 230 के बीच का पॉइंट्स लेना है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में 250 इसी डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे और उसके बाय डायरेक्शन उसका जो सेंटर पॉइंट आएगा उसके बीच में हम क्या रखेंगे, सेंटर मानेंगे। और सेम इसी तरीके से हम वहाँ पे भी क्या बना रहे होंगे, सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। पहला पार्ट है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। आपकी जो है स्क्रीन है ये बनी है, अगर जो सर्कल बना रहे हैं आप, अगर सर्कल इस स्क्रीन से बाहर जाता है, यानी कि नीचे आता है या इस साइड आता है या इस साइड आता है, तो वो आउटसाइड है। और अगर कहीं नहीं जा रहा है, इसी में बन जाता है, तो वो इनसाइड होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो पूछा गया है कि जो आप सर्कल बना रहे हैं वो दोनों सर्कल बाहर हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया वेदर द 2 सर्किल्स, आपको ये भी बताना है कि जो 2 सर्किल हैं वो इंटरसेक्ट करती है। आप जो 2 सर्किल बनाओगे, ये 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ग्राफ पेपर दिख रहा है कि नहीं, ये ग्राफ पेपर दिख रहा है। इस ग्राफ पेपर में देखो मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ हमें जो डिस्टेंस दी गई थी 600 मीटर हाई, 600 मीटर हमारी लेंथ है। तो हमने इस हिसाब से मेजरमेंट लिया और हमें जो डिस्टेंस दी गई थी, तो देखो हमारे पास बीच में जो डिस्टेंस बन रही थी इन दोनों का सेंटर पॉइंट,
यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 100 और 150 का सेंटर पॉइंट निकाला। सेंटर पॉइंट निकलने के बाद जो आया उसको सेंटर मानते हुए हमने आर्क लगाया। आर्क लगाया तो एक सर्किल बना पहला। ये पहला सर्किल बनाया जो छोटा वो 80 पिक्सल के लिए, दूसरा जो बड़ा सर्किल बनाया ना वो 100 पिक्सल के लिए। तो देखो भाई फाइनली हमें दोनों पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो जो सर्कल बन रहे हैं वो दोनों के दोनों सर्कल इसी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों सर्कल इनसाइड हैं। दूसरे पहले पार्ट में पूछा क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ। घबराइए मत, मैं आपको इसकी पिक्चर दूंगा, आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। ये वाला पार्ट आप मत करिएगा। देखो भाई सर्किल कैसे बनाना है मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ। आप ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए देखो क्या करना है। जैसे हमें क्या दिया गया, पहले वाले में 100 और 150 कोऑर्डिनेट्स थे, एक्स का 100 वाई का 150 ये है। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ रहा, ये पॉइंट आ गया। आप इसे सेंटर मानेंगे, यहाँ से आप 80 पिक्सल का आर्क लाएंगे और रेडियस बना लेंगे। ठीक है, रेडियस ले लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसे सेंटर मानेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर मानते हुए 100 पिक्सल का आप रेडियस ले लेंगे और उससे आर्क लगाइएगा और आप एक सर्कुलर रेडियस लेके एक सर्कल बनाइएगा। तो आपको जैसी मैंने इमेज दिखाई थी अभी आपको ग्राफ पेपर में ठीक इसी तरीके की इमेज बनेगी। तो चलिए भाई अब हम पहले पार्ट का आंसर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें पहले पार्ट का आंसर बताना है, बाकी सब कुछ हमें करना। डायग्राम बनाने के लिए वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो हम कहेंगे नो, कोई भी पार्ट स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है, नो। हम क्या लिखेंगे आगे, लिखेंगे हम each of two circles lies inside the screen के अंदर है। पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया था, वेदर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, इसलिए मैंने आपको अभी ग्राफ पेपर दिखाया था उसमें दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। हम कहेंगे क्या, यस, हम कहेंगे यस बोथ सर्कल, क्या लिख देंगे, बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बस भाई क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो चुका है। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हम आज लेसन फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप इस बेहतरीन से लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए? एकदम होश उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये, देखिएगा। चलिए पहले आप लोग इसे नोट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी तैयार हैं इस बेहतरीन से क्वेश्चन को? भाई ये क्वेश्चन देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, आप करो सर क्या बात कर, 2.5 लाइन का तो पूरा क्वेश्चन है, हम तो अभी कर देंगे चुटकियां बजा के। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 पेज में आने वाला है। यस, इसीलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। मैं कहूँ अगर मैं एक टीचर होता, अगर मैं स्कूल में पेपर बनाता तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरूर डालता। क्यों डालता? क्योंकि इसको क्वेश्चन लिखने में कम समय लगेगा, बच्चों की नॉलेज को भी पूरा चेक किया जा सकता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप लोग इसे 100% वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारा क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, फिर करते हैं। लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। आपको 4 पॉइंट्स दिए गए ए बी सी डी, आपको इनको प्लॉट करना है द कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर। इस ए बी सी डी स्क्वायर, आपको बताना है क्या जो ए बी सी डी आप बना रहे हैं पॉइंट्स, क्या वो स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्या आप बता सकते हैं कि स्क्वायर क्यों है? अगर स्क्वायर है और आप ये भी बता देते क्यों है, तो आप बताइए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन जरूर एक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 बातें पूछ गई, उसको बताना है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लोकेट हियर। सबसे पहले यहाँ देखो, हमें इस ग्राफ को लोकेट करना है। तो हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, इस प्लेन पे हमें इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। भाई 2 से बड़ा तो कुछ है नहीं, चलो ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया प्लस का 1, यहाँ ले लिया प्लस का 2, यहाँ ले लिया प्लस का 1, यहाँ ले लिया माइनस का 1 माइनस का 2। यहाँ आ गया हमारा डिस्टेंस सेम ले लिए,
यहाँ आ गया प्लस का माइनस का 1 और यहाँ आ गया हमारा माइनस का 2। यहाँ आ गया हमारा प्लस का 1 और यहाँ आ गया प्लस का 2। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स ओरिजिन है। चलो भाई इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, ये हमने बना लिया कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इस पर हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ए पॉइंट क्या कहते हैं, एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2। एक्स कोऑर्डिनेट पे गए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यस सर, तो एक्स का 2 पॉइंट ए लेंगे। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस का 1। प्लस का 1 कहाँ आता है, इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है, ये आ गया। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से डॉटेड लाइन खींचेंगे इस तरीके से। आपको दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिखे तो बता देना भाई। ये हमारा क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया और इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने, 2,1, ये हमारा पॉइंट बन गया। चलो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बी वाले को रिप्रेजेंट, बी कितना है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1। बी का एक्स कोऑर्डिनेट है -1। बी एक्स माइनस कहाँ होता है, ये -1। बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, +2। प्लस का 2 कहाँ है, ये है भाई, तो ये से मार्को। अब यहाँ से हम सीधी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये आ गई वर्टिकल लाइन। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बना, इसका नाम हो गया बी -1,2। नेक्स्ट हमारा बी आ गया। अब हमें पॉइंट बनाना है सी। सी कितना है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है -2, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है -2। बी का सी का बाई कोऑर्डिनेट है -1। यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बना, इसका नाम है सी -2, -1। नेक्स्ट पॉइंट रह गया हमारा डी। डी पॉइंट रह गया, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स है 1। 1 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है प्लस का 1, वाई कोऑर्डिनेट है -2। यहाँ से पहुँच जाओ भाई -2, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में सीधे चले आओ, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, ये हमारा डी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हो गया प्लस का 1 -2। चलो माय डियर स्टूडेंट्स हमने ये तो बना लिया, अब हमें करना क्या है वो बताइए सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी आपको ये डॉटेड लाइन जो थी अब उन्हें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बनाना है ग्राफ, स्क्वायर बनाना है, तभी हम जान पाएंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स हाँ आपकी चेकिंग होगी, टेस्टिंग है आपका टेस्ट है कि आपको बाकी पुरानी चीज़ें याद हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर किसी भी नंबर के कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो हम उसके बेसिस पे कैसे पहचानेंगे कि ये स्क्वायर यानी कि इक्वल है या नहीं है। बताए थे कोऑर्डिनेट्स को देख के भी हम बता सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी से डी को मिलाया और ए से डी को मिलाया। ये जो बना है ये हमारा एक स्क्वायर बना। इसी तरीके का ग्राफ आपका भी बनेगा। ये हमारा एक स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है या नहीं है कैसे पता करेंगे सर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी स्केल लीजिए और इनके बीच की डिस्टेंस नापेंगे, इन चारों लाइनों की साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी। दूसरी बात यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स देखो 1 2 1 2 2 1 1 2, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो उससे भी जो डिस्टेंस निकल के आएगी, इनके कोऑर्डिनेट्स सभी के कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ देखो -1 2, यहाँ कितना है 1 2, अपोजिट साइड के क्या है कोऑर्डिनेट्स, मिरर इमेज बनना है, मिरर इमेज बनना है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है बस अपोजिट साइन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इससे भी हमें पता चला है कि ये क्या है स्क्वायर। और अगर हमने डायग्राम बनाया इस डायग्राम से आप इन साइड्स की लेंथ मेजर करेंगे इक्वल आएगी, इसी बेसिस पे हमने कहा यस। हम क्या लिखेंगे, अब सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट होता है, यस क्या कहेंगे, यस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर। हमने इस वाले पार्ट का आंसर दे दिया, क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हमने कहा यस ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्यों है, अगर हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इमेज स्क्वायर है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग बताइए जरा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, बताइए जल्दी से फटाफट। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप नहीं जानते हैं तो रिकॉल करिए, याद करिए, रिवाइज करिएगा। सुनिए, कोई भी इमेज स्क्वायर तब होती है जब उसकी चारों साइड्स की लेंथ कैसी हो, इक्वल हो। दूसरा, उसके डायगोनल्स की लेंथ भी क्या हो, इक्वल हो। अगर किसी इमेज में उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और उसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ अगर इक्वल आती है तो वो इमेज यानी कि वो फिगर हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर कहलाएगी।
तो हमारा काम है कि अब हमें इनकी लेंथ निकाल लें। तो चलिए भाई हम लेंथ निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो सबसे पहला काम क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी का मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो माय डियर स्टूडेंट, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट कितना है, -1 में से सब्ट्रैक्ट करो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। ये तो सब्सटीट्यूट करना सीख है ना आप, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि अभी भी फंसते रहते हो। -1 और -2 को ऐड करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का होल स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। फाइनली हमारे पास कितनी निकल के आई 10। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी कितनी निकल के आ गई, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकल के आ गई √10। ठीक है, चलो भाई ए से आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकल आई तो बी सी निकालो, डिस्टेंस ऑफ बी सी। फिर से वही वर्क फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट करो। सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या, -2 -1 करली ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर प्लस y की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 -2 का होल स्क्वायर। ये 2 बनाए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इसके आगे देखिए यहाँ पर साइड में क्या आ जाएगा, हाँ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्या, माइनस का 2 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 1 हो गया, -2 में से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा माइनस का। तो यहाँ क्या लिखा, माइनस की 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस और माइनस दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड होंगे तो कितना हो गया -3। तो यहाँ -3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। चलो भाई नेक्स्ट इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो फाइनली कितना आ गया √10। तो बी सी की डिस्टेंस कितनी आ गई √10 निकल के आ चुकी है। फटाफट से इसे नोट करो, अभी हमें और भी आगे काम करो, नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग। नेक्स्ट बी सी की डिस्टेंस निकालने के बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी ए बी बी सी सी डी। डिस्टेंस ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे कोऑर्डिनेट्स, x2 डी के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस का 2 करली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 1 करली ब्रैकेट इसमें फिर से लगाएंगे, करली ब्रैकेट में इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 के, प्लस का 1 है प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे -1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर +1, इसकी भी वैल्यू कितनी है √10 आई। तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ गया, सी डी कितना निकल के आ गया √10। बाकी दो की डिस्टेंस भी √10 निकली थी। अभी हमारा एक डिस्टेंस और रह गई है, तो डिस्टेंस ऑफ डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सब्सटीट्यूशन करेंगे वैल्यू का सब्सटीट्यूशन करें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2। तो इसमें यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट होल स्क्वायर 2। नाउ लुक एट हियर, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो भाई -1 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 2, प्लस के 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं, प्लस का 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, फाइनली इसकी वैल्यू भी कितनी है √10।
देखो भाई हमारे पास स्क्वायर की चारों डिस्टेंस निकाली हमने, चारों साइड्स की डिस्टेंस निकाले और सभी की डिस्टेंस इक्वल इक्वल है। अब अगर ये स्क्वायर है भाई तो हमारे इसके जो हमारे डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? AC। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल AC डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखो भाई, x2 माइनस x1 c के कोऑर्डिनेट्स हैं, c के कोऑर्डिनेट्स -2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी निकल के आएंगी? -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4, ऐड करेंगे कितना हो गया? √20 निकल के आया। चलो भाई AC की वैल्यू कितनी आ गई? यानी एक डायगोनल की लेंथ आ गई √20। चलो भाई हमें नेक्स्ट आगे निकालना है, तो उसको निकालते हैं। कैसे करेंगे आप लोग? इससे पहले आप लोग पहले इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डायगोनल जो होता है हमारा स्क्वायर के अंदर वो BD होता है। तो BD की डिस्टेंस को निकालिए, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ BD, अरे डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल BD से कुछ याद नहीं आया आपको? है एक बीड़ी वो होती ना पाया लोग पीते हैं ऐसे, धुआं धुआं, भले ही इतने शौक से पियेंगे वो लोग कि बताएं क्या, जैसे वो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, बहुत महान काम कर रहे हो। जो सामने देखकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं बस, कुछ नहीं। तो वो वाली बीड़ी की बात नहीं चल रही, ये बीड़ी दूसरी है, ये स्क्वायर की बीड़ी है जिसे डायगोनल कहते हैं। ठीक है, आप बीड़ी वाली बात मत समझिएगा, वो वाली बीड़ी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल BD क्या हो जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -1 करली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 -2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया है। सिंप्लीफाई करो माय डियर, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और -4 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ गया? √20। दोनों डायगोनल्स की डिस्टेंस भी सेम आई, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, द लेंथ hence the since the length of all sides of a square, all sides of a square and diagonals are equal, therefore इसलिए हम कह सकते हैं therefore ABCD इज अ स्क्वायर। देखो भैया हमने अब ये बता दिया है कि स्क्वायर हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसमें जितनी भी साइड्स थी उन सभी साइड्स की लेंथ और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आई। इसीलिए अब ये कंफर्म हो गया कि सर आप जो कह रहे थे कि ABCD स्क्वायर है वो वास्तविकता में स्क्वायर है। और क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसके डायगोनल साइड्स की लेंथ सभी की साइड्स क्या इक्वल। तो चलो भाई हमें इसमें पता चलेगा। तो अगर हम आपसे पूछा जाए साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, जो इनकी साइड निकली थी क्या निकल रही थी? √10। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। साइड कितनी है? √10 थी, √10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस
टू ऑल ऑफ यू। ये आज हमने अपना लेसन फर्स्ट ऑफ न्यू एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स का जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस था उसका आज हमने और आपने मिलकर, आप सभी ने मिलकर, हम सभी ने मिलकर लेसन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम नेक्स्ट आएंगे स्टेप, एक स्टेप हम पार कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप लेसन 2 है, अब हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल आप सभी लेसन फर्स्ट का रिवीजन करके आइएगा। लेसन 2 को पढ़ने के लिए एकदम जोश में, उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ आइएगा, जिससे हम कल लेसन 2 को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास फर्स्ट जो हमारा लेसन फर्स्ट है, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ के लिए फटाफट से व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाइए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपने मैथ्स के न्यू एनसीईआरटी सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल।